चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गूगल सर्विस। एक गूगल सर्विस है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल कम्युनिकेट, क्लोजिंग द डिस्टेंस बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल अदर, जो भी और रहते हैं हमारे प्रियजन, उन पर फ्री बेसिस पर हमारा कम्युनिकेट की बात करता है। तो ये तो भाई बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन होगा, वेब स्टोर या फिर लाइन या कीपिंग, कौन सा बताएंगे आप? क्या लगाया आंसर? सर आंसर होगा लाइन, यानी लाइन फ्री मैसेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्री मैसेजिंग सर्विस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो गूगल मैप सर्चिंग की फैसिलिटी देता है, गूगल स्टोर कहीं ना कहीं जैसे हमारा ऐप स्टोर होता है ना, वैसे ही गूगल स्टोर होता है जो कि सॉफ्टवेयर की परमिशन देता है डाउनलोडेबल की। बाकी कीप जो है, कीप वो नोट मेकिंग साइड, नोट मेकिंग सर्विस है। कैसी है सर? नोट मेकिंग सर्विस है। तो ये चारों गूगल की सर्विस है, वैलिड है, तो अच्छे तरीके से आपको जानना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, कंबाइन। तो मुझे भी लगता है जो कंबाइंड ऑप्शन है इसके बारे में आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि दो ही ऑप्शन वैलिड हैं, दो ऑप्शन, रिव्यू या फिर पेज लेआउट। क्योंकि बाकी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में, बट अगर आप और डिटेल में जाते हो तो आप सभी को पता है कि एमएस वर्ड लेटेस्ट वर्जन में हमारा पेज लेआउट टैब नहीं था। इस पेज लेआउट को हमने 2007 में पढ़ा था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये दो टैब में ब्रेक हो गया था, एक तो डिजाइन में, दूसरा लेआउट। तो ये भी ऑप्शन इनवैलिड है। ना हमने टैब के अंदर ना एडिट पढ़ा, ना फॉर्मेट पढ़ा, ना पेज लेआउट पढ़ा, सिर्फ एक ही पढ़ा है, रिव्यू टैब। वैसे भी आपका करेक्ट सही है, और कंबाइंड कमांड आपको ऑलरेडी पता था तो वैसे भी सही है। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर आप टैब की लिस्टिंग आपको बताया सर, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और मेलिंग्स, ये टैब थे। अगर आप इनकी लिस्टिंग चेक करोगे तब भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ही मिलेगा, बाकी है ही नहीं। तो तरीके हैं, आप जिस तरीके से जाना चाहो वो वैलिड है आपके लिए, बस आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, एमएस पावर पॉइंट में किस न्यू फीचर से किसी भी पाथ के साथ चलने वाले किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने की क्षमता रहती है? तो एनिमेशन के हमने चार टाइप पढ़े थे। पहला एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन। अगर इन चारों में से आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, मोशन पाथ, बाकी ऑप्शन है ही नहीं। तो आप जाने की सोच भी नहीं सकते। आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, एमएस एक्सेल में स्कैटर चार्ट। देखो स्कैटर को हमने क्या सर बबल और एक्स वाई चार्ट के नाम से जानते हैं। फिर भी अगर आपको चार्ट की डेफिनेशन पता है, जो कि मैंने चीटिंग के पर्पज से आपको सेपरेट पेज पे नोट डाउन कराई थी, तो अगर आप उसे ध्यान से देखते हो तो देखो ये हमारा स्टॉक चार्ट की डेफिनेशन है। स्टॉक चार्ट के लिए ये हमारा सर कॉलम एंड बार चार्ट की बात करता है, कि कंपैरिजन हमने कॉलम एंड बाई में, जब स्टॉक की बात आती है तो स्टॉक चार्ट में, और सेंटर पॉइंट का डेफिनेशन हमने राडार के साथ गए थे। तो एक ही ऑप्शन बचा है। अदरवाइज स्कैटर चार्ट का अगर सेकंड नाम पता होता तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। क्यों? क्योंकि एक्स वाई चार्ट को हम स्कैटर कहते हैं, या स्कैटर को एक्स वाई बोला जाता था, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस अवेलेबल है, यानी दो एक्सिस की बात कर रहा है, ऑलरेडी डेफिनेशन अवेलेबल है। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो बाकी अगर आप चार्ट की डेफिनेशन पता होती तो उस आधार पे चले जाते। यानी तरीके अगेन बहुत सारे होते हैं, बट आपके पास सटीक होना जरूरी हो जाता है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन लाइन पेज ब्रेक टैब में पैजिनेशन के अंतर्गत नहीं होता है? यानी पैजिनेशन कंट्रोल हमने पैराग्राफ डायलॉग्स के अंदर पढ़ी थी, और चार पैजिनेशन कंट्रोल थे। कौन कौन से सर? वीडियो ऑर्फन था, कीप विद नेक्स्ट था, कीप लाइन टुगेदर था, पेज ब्रेक बिफोर था, पेज ब्रेक अगर यहाँ पे देखोगे, देखो वीडियो ऑर्फन है, कीप लाइन टुगेदर है, कीप विद नेक्स्ट है, लेकिन पेज ब्रेक आफ्टर है, जबकि हमने क्या पढ़ा है? पेज ब्रेक बिफोर पढ़ा है। तो यही हमारा इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द ऑटोमेटिकली ऐड वर्ड्स टू लिस्ट चेकबॉक्स टू सेलेक्टेड अनवांटेड करेक्शन। ठीक है, ऑटो करेक्ट टैब के, अब ऑटो करेक्ट टैब के अंदर आपने कौन सा कमांड पढ़ी है? मतलब
आप देखो, आपको ये पता है कि नहीं पता इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो करेक्ट के अंदर देखो, ना तो आपने टेम्पलेट्स को पढ़ा है, ना थिसॉरस को पढ़ा है, ना स्पेलिंग चेकर को पढ़ा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सेप्शंस, बस। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, यानी वो लिस्ट जहां पे अनवांटेड करेक्शन को अंडू करने के लिए हम मतलब लिस्ट को ऐड करते हैं जिससे वो ऑटो करेक्ट ना हो, तो उस कंडीशन में एक्सेप्शन कमांड पे हम जाते हैं, यहाँ पे उन लिस्टिंग को, उन वर्ड को ऐड किया जाता है जो ऑटो करेक्ट कंडीशन में ना जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एमएस वर्ड में अगर हम टॉप पर ठीक है, समरी सेक्शन में टॉप पर, ठीक है, रहने वाले ट्रैक्शन और कमेंट का सटीक संख्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे समरी सेक्शन के अंदर टॉप पर कितने ट्रैक चेंज हुए हैं और साथ ही साथ में कमेंट को सटीक दिखाता है। सर एक ही पेन है, रिव्यू पेन, क्योंकि हमने जब रिव्यू पेन ओपन किया था तो रिव्यू पेन हमें कंप्लीट रिवीजन को देता है। कंप्लीट रिवीजन कैसे? सर हमारे ट्रैक चेंज के अंदर कितने कमेंट ऐड हुए, कितने इंसर्शन हुए, मतलब कितने वर्ड को इंसर्ट किया, डिलीटेशन यानी कितने डिलीट हुए, कितने एडिट हुए, कितने फॉर्मेट हुए, कितने मूव किए गए, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं इस रिव्यू पेन के अंदर, जिसमें सारे रिवीजन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर राइट कॉलम प्रीसेट होता कैसा है? तो पहले बनाना जरूरी था। ये हमारा कुछ पेज होता है, अगर हम राइट कॉलम ब्रेक करते हैं तो राइट कॉलम ब्रेक करने पे कुछ ऐसा कॉलम ब्रेक हमें नजर आता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा पहला कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम हमारा ये वाला है, पहला कॉलम ये वाला है, और अगर हम देखें तो दूसरा कॉलम हमारा ये वाला है, ठीक है। अब पूछ रहा पहला कॉलम दूसरे से कैसा है? पहले से बड़ा है, पहले से छोटा है, यानी पहला से छोटा है दूसरा, पहले से छोटा है, सर पहले से छोटा है दूसरा, हाँ सेकंड पहले से बड़ा है, ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राइट में जाओगे ना तो राइट में पहला से बड़ा दूसरा, राइट में गड़बड़ है। पहले से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पहला ये है दूसरा ये, तो पहले से छोटा होगा भाई, छोटा, क्योंकि बड़ा, क्योंकि राइट कॉलम की बात की जा रही, राइट यही होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक मॉक टेस्ट में फर्स्ट लग गया था, चेक कर लेना एक बार उसे, ठीक है, चेक कर लेना, क्योंकि पहले से, यहाँ पे देखो, पहले से बड़ा अगर करते हैं तो बड़ा तो होता ही नहीं है, तो पहले से छोटा होगा, ये करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही होगा, क्योंकि ये कंफर्म, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन याद करना मैंने आपको बताया था, चाहे तो ओरिएंटेशन हो चाहे ये हो, इसमें आप याद नहीं कर सकते, याद करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाता है। चलिए, ईमेल मैसेज करते समय आमतौर पर एड्रेस फील्ड नहीं होता, मतलब जो रेसिपिएंट को सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा फील्ड नहीं होता, या फिर एड्रेस फील्ड जहां पर ईमेल एड्रेस हम लिखते हैं तो फ्रॉम जिसमें हमारा ईमेल होता है टू वीसीसी, एसी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे रेफरेंसेस टैब में कौन सा कमांड ग्रुप करेक्ट है? तो क्रिएट हमारा मेलिंग्स में होता है, क्रिएट कमांड ग्रुप हमारा मेलिंग्स में, टेबल्स हमारा इंसर्ट में, इंडेक्स हमारा रेफरेंस में, और विंडो हमारा जो विंडो है वो व्यू टैब में है, तो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब मीटिंग के लिए, तो जूम, गूगल मीट, टीम इज द करेक्ट आंसर। टीम एमएस का है, टीम जो है वो एमएस कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? मदरबोर्ड का, तो मदरबोर्ड डेटा को स्टोर करता है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है,
मदरबोर्ड डिस्प्ले द इमेज करता है, बिल्कुल नहीं। मदरबोर्ड प्रोवाइड द पावर, तो पावर नहीं देता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करने का फंक्शन मदरबोर्ड का है, तो ये बात सही है। सीएमएस बैटरी हमारे मदरबोर्ड पे क्या पर्पस है, मतलब जो सीएमएस बैटरी होती है उसका मदरबोर्ड पे इम्बेड होती है, लेकिन इसका काम क्या है? सर मदरबोर्ड को पावर देना, तो मदरबोर्ड को पावर हमारा एसएमपीएस देता है, तो ये गलत हो जाएगा। टू प्रोवाइड पावर टू सीपीयू, सीपीयू को पावर देगा तो सीपीयू को मदरबोर्ड में, देखो एसएमपीएस से मदरबोर्ड में आती, मदरबोर्ड से फिर जाता है हमारा एसएमपीएस उसमें सीपीयू में। सीपीयू को ठंडा करता है, ये बात गलत है। देखो वॉइस की सेटिंग और सिस्टम क्लॉक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपने नोटिस किया तो कभी कभी क्या करते, देखो इस ऑप्शन को क्वेश्चन को ऑप्शन बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसा हमेशा से होता रहा है और अगेन भी होगा। चलिए फुटर क्या होता है, सभी को पता है सब, पेज ऑफ द बॉटम, पेज ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज जो होता है ना वो हमारा फुटर होता है। चलिए तो बिहाइंड मेन टेस्ट, तो ये बात गलत है, बिहाइंड टेस्ट हमारा बॉटम आगे होता है। बॉटम ऑफ एवरी पेज इज प्रिंटेड, ये हो सकता है। चलिए एवरी पेज इज टॉप की बात करें तो यहाँ पर हेडर चला जाता है, ये हमारा हेडर होता है, हेडर। और बिहाइंड डेकोरेटिव तो कैपिटल लेटर, ये ड्रॉप कैप की बात करता है, ये ड्रॉप कैप का डेफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट होगा, जो कि क्योंकि बॉटम ऑफ द पेज हमारा सीधा कौन होता है, फुटर होता है। ग्राफिक टैबलेट को हम डिस्प्लेजर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए डैश आपको किसी प्रकार की दी गई रिस्ट्रिक्शन वस्तु जैसे जुड़े व्यवहार को कंट्रोल करने की अनुमति देता है, कौन देता है? मतलब बिहेवियर प्रोटेक्टेड, मतलब कुछ प्रोटेक्टेड गिवन द सम शॉर्ट टाइम, तो ये विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 7 to 8 टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आगे रिपीट नहीं होता, लेकिन हमें देखना फिर भी होगा। अलाउ यू टू कंट्रोल सिक्योरिटी बिहेवियर with a given protected object of some sort, मतलब लिस्टिंग लॉकडाउन, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अकाउंट रीसेट का मतलब होता है कि अकाउंट को रीसेट करना, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि जब आप मतलब मल्टी टाइम, देखो एक ऑप्शन, अकाउंट लॉक रीसेट का मतलब होता है जब आप अनवांटेड इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड से जब आप लॉगिन कर, आईडी तो होती, पासवर्ड से आप लॉगिन करते हो तो वहां पर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और ड्यूरेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने इनकरेक्ट 3 अटेम्प्ट रहते हैं, 3 अटेम्प्ट तक आपने इनकरेक्ट पासवर्ड था, 4th अटेम्प्ट में आपको एक ड्यूरेशन दी जाएगी कि अगेन आप एक्सेस कर सकते हो 30 सेकंड बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर 30 मिनट बाद, फिर 24 घंटे बाद, फिर 48 घंटे, फिर 72 घंटे बाद, ये ड्यूरेशन रहती है अगर आपने इनकरेक्ट पासवर्ड से एक्सेस किया है सिस्टम को। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट तो है नहीं, तो इस का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, अकाउंट लॉग थ्रेशोल्ड जी। और कंट्रोल लिस्ट का मतलब होता है कि हम अपने सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब एक्सेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, इस बात की पूरी मतलब क्वेश्चन और आंसर की पर्टिकुलर लिस्ट दी हुई होती है। तो 7 to 8 का क्वेश्चन है, अगेन देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, बट वैसे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, और बस आप इसको याद रखना, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। चलिए मॉडेम, सभी को पता है मॉडेम, मुझे नहीं लगता मॉडेम में आपको प्रॉब्लम आए। देखो मॉडेम अगर ट्रांसमिट डिजिटल ओवर द एनालॉग टू टेलीफोन, हाँ टेलीफोन के साथ सीधा मॉडेम का संबंध होता है, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेलीफोन कंपनी से हमारा मॉडेम कनेक्ट होता है और मॉडेम से पीसी, यही हमने पढ़ा था, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, देखो एम्पलीफाई करे सिग्नल्स को, तो ये हमारा रिपीटर था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में पैकेट वायरलेस राउटर करता है, वायरलेस डिवाइस राउटर है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बैक एंड फॉरवर्ड का पर्पस क्या है ब्राउजिंग के अंदर? तो बैक और फॉरवर्ड का मतलब क्या है? देखो बैक जब हम ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग में हमारे पास मल्टीपल बटन आते हैं, जैसे
अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है सेव एंड ऑर्गेनाइज पैसेज यूआरएल रिविजिट, तो ये हमारा फेवरेट और बुकमार्क का काम करता है। फेवरेट और बुकमार्क होता है ना, वो इसी वजह से होता है। मूव थ्रू द रिसेंटली व्यू द कंप्लीटर, मतलब हमें रिसेंटली जिन वेबसाइट पर हमने मूव किया है अगर हम उन पर मूव करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड को लगा सकते हो, क्योंकि रिसेंटली आपने किसी वेबसाइट को व्यू किया है तो आप बैक जा सकते हो। अगर आपने अगेन वापस उसी पर आना तो आप फॉरवर्ड जा सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एंड सेव की बात नहीं करता ये, पिक्सल एप्लीकेशन टू सर्टेन कंटेंट ऑन द इन वेब ब्राउजर, तो ये सर्च इंजन की बात करता है। स्मॉल एप्लीकेशन दैट अलाउ टू व्यू सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट विद इन योर वेब ब्राउजर, तो ये एक एप्लीकेशन है, तो ये वेब ब्राउजर सर्च इंजन का काम करता है। किसका काम करता है? सर्च इंजन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब हम ईमेल को फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड हमने किया, जैसे ईमेल हमारे पास आया हमने फॉरवर्ड कर दिया, तो कौन सा फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा? देखो, फॉरवर्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, तो ना तो सी होगा ना बीसीसी होगा ना टू होगा, सिर्फ फ्रॉम ही होगा। क्यों? क्योंकि जब फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड में हमें मेंशन करना होता है। फॉरवर्ड जब हम करते हैं अपने ईमेल को तो हमें मेंशन करना होता है कि हम किस व्यक्ति को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो जबकि रिप्लाई होता है ना, रिप्लाई, तो रिप्लाई में हमारा फ्रॉम और टू दोनों मेल हमारे पास हो जाते हैं, दोनों मेल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो हमें समझना ये होता है कि फॉरवर्ड मतलब हम फॉरवर्ड सामने वाले को भेज रहे हैं तो हमें सिलेक्शन करना होता है। तो टू, बीसीसी, सीसी इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड में हमें किसी रेसिपिएंट को सेलेक्ट किया, और रेसिपिएंट इन तीनों चीजों में होता है सिलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ फ्रॉम ही ऑटोमेटिकली आता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से फाइल परमिशन सब फोल्डर के साथ फाइलों को एग्जीक्यूट करना, फाइलों को एग्जीक्यूट करने, एग्जीक्यूटर को देखने और उसकी लिस्टिंग की अनुमति देता है, जो कि केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो लिस्ट ऑफ फोल्डर कंटेंट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सीधा हमारा थर्ड ही होगा, क्योंकि थर्ड के अलावा हमें ऑप्शन को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी लिस्टिंग की बात करा जो कि फोल्डर और मतलब फोल्डर और उनकी फाइल्स का, तो मुझे नहीं लगता इसी ऑप्शन को आप सीधा लगाओगे, क्योंकि और ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे। हाँ करते, देखो राइटिंग का, रीडिंग का, मॉडिफाई का, तो ये ऑप्शन ही अलग है टोटली तरीके से। फर्स्ट स्टेप ऑफ मेल मर्ज, तो फर्स्ट स्टेप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का पहले हमें टाइप सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ये सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा ये था, चौथा स्टेप हमारे पास ये अवेलेबल था। तो ऑप्शन नंबर सीधा सेकंड होगा, ज्यादा नहीं है कोई दिक्कत। नॉट अ मॉडिफायर की, मॉडिफायर की नहीं होती। मॉडिफायर की कौन सी होती है सर? जिनका अकेले यूज नहीं करते, ना तो शिफ्ट का होता, ना कंट्रोल का, ना अल्ट का। तो नंबर की, जबकि जो नम की है वो टॉगल की के अंदर आती है, टॉगल के अंदर। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइडेड, देखो गाइडेड की अगर हम बात करें तो गाइडेड का मतलब होता है ऐसे वो ऐसा ट्रांसमिशन जो कि कैसे में सर? वायर्ड में होता है, वायर्ड में होता है, वायर्ड में। तो देखो गाइडेड का मतलब है वायर्ड, वायर ट्रांसमिशन, और अनगाइडेड का मतलब है, देखो दोनों पूछे जाएंगे, ये आगे पूछा जाएगा जरूर। अनगाइडेड का मतलब वायर लेस अवेलेबल, वायरलेस। तो गाइडेड हमारा वायर में सिर्फ एक ही ऑप्टिकल फाइबर, बाकी सैटेलाइट, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, तीनों के तीनों वाईफाई वगैरह ये सारे हमारे अनगाइडेड में आते हैं, जो कि वायरलेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। लेकिन आगे आपको रिकमेंड वे में जाना होगा कि जितने भी केबल्स हैं वो गाइडेड में आती है, और जितने अनकेबल्स हैं जैसे वाईफाई है वो सारे अनगाइडेड में आते हैं, ठीक है, जो कि वायरलेस को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उस डिस्प्ले फीचर का नाम क्या है जो स्क्रीन को हाईलाइट करता है, जिसके लिए ऑपरेटर को ध्यान देने की आवश्यकता होती है? मतलब स्क्रीन को हाईलाइट करेगा और जो हमारा ऑपरेटर उसको अटेंड करने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर रिवर्स वीडियो, रिवर्स वीडियो एक ऐसा फीचर्स होता है जिसकी मदद से हमारी स्क्रीन हाईलाइट होती है, लेकिन ऑपरेटर को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता होती है। बाकी डिस्प्ले से देखो कर्सर मूवमेंट कराता है, टच स्क्रीन में ऐसा कुछ हो नहीं, पिक्सल से हमारा क्वालिटी इंप्रूव होता है। तो ऐसा कुछ पिक्सल्स के बारे में क्वेश्चन डिफाइन करने की बात नहीं कर रहा है। चलिए फिगर में आपको बताना है कि कौन सी कमांड है। तो फिगर आप देखते हैं तो लाइन स्पेसिंग कुछ ऐसी आती है, लाइन स्पेसिंग में कुछ ऐसी होती है आई थिंक, ठीक है।
पेज देखो मार्जिन में आप सभी को पता, मार्जिन में हमारे पास ऐसे पेज आता है जहां पर मार्जिन ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं मार्जिन। पेज साइज हमारा ये सही है क्योंकि ये हमारी ब्रेथ की बात कर रहा है, ये हाइट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होम टैब में ग्रुप कौन सा है? होम टैब में सॉरी, होम टैब में हमें शेडिंग ग्रुप कहाँ मिलता है? होम टैब में शेडिंग ग्रुप हमें कहाँ मिलता है? शेडिंग ग्रुप हमें सॉरी, होम टैब के किस ग्रुप में हमें शेडिंग कमांड मिलती है? शेडिंग कमांड को देखो, शेडिंग कमांड एक तो हमने पढ़ी थी डिजाइन टैब के अंदर अवेलेबल होती है डिजाइन टैब, लेकिन पैराग्राफ कमांड ग्रुप में भी हमारी ये शेडिंग कमांड्स हमें मिल जाती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो क्लिपबोर्ड में हम जाते हैं सेलेक्टेड, और स्टाइल के अंदर हमें पता है टेबल्स, हेडिंग, सब हेडिंग, सब टाइटल इनकी बात करता है, ठीक है। चलिए ये फिगर है, ये फिगर है, इस फिगर को आपको ध्यान से बताना है। ये फिगर मार्जिन का, ये तो कंफर्म है, ये मार्जिन का फिगर, लेकिन कौन सा मार्जिन है? तो ये हमारा एक ही मार्जिन जो सबसे अलग है वो है मार्जिन मिरर वाला। क्यों? क्योंकि मिरर में पूरी किताब आ जाती है, और ये लेफ्ट वाला ही चेंज होता है, जिसे हम इनसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन साइड कहते हैं। बाकी सारे मार्जिन हमारे सेम होते हैं, चाहे तो टॉप की बात करें, चाहे हम लेफ्ट की बात करें, चाहे हम सॉरी टॉप, बॉटम और राइट की बात करें, सिर्फ ये लेफ्ट वाला चेंज हो जाता है, वो इनसाइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे कंट्रोल जी से गो टू होता है, सभी को पता है, लेकिन हमारा ये गो टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आता है, फाइंड एंड रिप्लेस में डायलॉग बॉक्स में आता है, और कंट्रोल जी करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड टैब होगा नहीं, गो टू टैब होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29, यानी प्रिंटर एक प्रकार के कागज का उपयोग करता है जिसे छेददार, मतलब साइड में ऐसे आपकी साइड में छेद होते हैं, तो वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर ही यूज करता है। आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर ही हमारा छेददार, साइड में छेद होते हैं, जैसे आप जब बुक्स को स्पाइरल कराते हैं, स्पाइरल कराते हैं ऐसे, तो ऐसे ऐसे छेद यहाँ पर इधर भी छेद रहती हैं, तो वो हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर यूज करता है। आप जाओगे तो जैसे हमारा जो रेलवे टिकट करवाते हो ना, बस जो प्रिंटर होता है वो भी छेददार कॉपी का पेपर का यूज करता है, तो वो भी हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर ही होता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स का सेट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने रिच रिच मीडिया प्लेलिस्ट सुविधा के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर पर विकसित किया था? भाई बता दो। यानी जो टेक्नोलॉजी और टूल्स प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्पस से, सर डायरेक्ट एक्स की तरफ हम जाने का सोच सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्स यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कुकीज और ये हमारे इंटरनेट से रिलेटेड है, और ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हों। जावास्क्रिप्ट अलग ही है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टूल की बात की जा रही जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो एक ही ऑप्शन अलग। देखो प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आप फंसोगे कुकीज और प्लगइन। देखो कुकीज और प्लगइन इंटरनेट की कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, वो उस पर किसी का स्वामित्व तो नहीं है, ना ही तो वर्ड का है, ना गूगल का है, ना एप्पल का, किसी का नहीं है, तो स्पेशली वर्ड के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाने का प्रयास कर ही नहीं सकते, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रयास कर सकता है जिसका नाम एक्टिव एक्स है, बस। चलिए किस की का उपयोग करके अन्य दो की को अलग तरीके से इनपुट मोड में ले जाया जा सकता है? इनपुट मोड के बीच इनपुट फ्रॉम अदर बिटवीन टू डिफरेंट, तो ये टॉगल की के अंदर जा रहे हैं, टॉगल की के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि अन्य की दो अलग इनपुट मोड के बीच स्विच कर जाती है। मतलब अगर आपने टॉगल, जैसे कैप्स लॉक को ले लेते हैं, जैसे आप कैप्स लॉक का एग्जांपल ले लो, कैप्स लॉक का, क्योंकि टॉगल की कैप्स लॉक एग्जांपल में अगर आपने कैप्स लॉक को प्रेस कर दिया तो सारे अल्फाबेट हमारे कैपिटल में जाएंगे, सारे अल्फाबेट कैपिटल में जाएंगे। अगर इसे ऑफ कर दिया तो सारे फिर स्मॉल में चले जाएंगे, तो ये बोल रहा है ना कि दो अलग अलग इनपुट मोड के लिए काम करता है, तो वो टॉगल की होती है। चलिए सेंडिंग डेटा फ्रॉम लोकल टू रिमोट, मतलब लोकल मशीन से रिमोट पे ले जाना सर उसे अपलोडिंग कहते हैं, और रिमोट से लोकल पे लाना हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर इज अ विंडो? विंडो के लिए बूट लोडर कौन सा है? देखो, LOJ, ये तीनों लोडर हमारे लाइनेक्स के हैं। किसके हैं? लाइनेक्स के हैं। और जबकि एंटी LTTR, क्योंकि एंटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और LTTR का मतलब होता है लोडर, तो न्यू टेक्नोलॉजी लोडर, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जो कि विंडोज का है। किसका है? विंडोज का। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। डैश सिमुलेट डिवाइस जिसका यूजर इंटरफेस और API की प्रिंटर के समान है, लेकिन ये फिजिकली कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा नहीं होता है, मतलब फिजिकली से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि होता ये हमारे प्रिंटर के समान ही है, जो कि वर्चुअली रूप पे काम करता है। और वर्चुअली रूप पे काम करता है तो वर्चुअली मतलब फिजिकल नहीं है, तो वर्चुअल है, तो ऑप्शन नंबर सीधा हमारा थर्ड ही जाएगा। बाकी आप यूएसबी की बात करोगे तो यूएसबी हमारा पोर्ट होता है, VDU हमारा मॉनिटर होता है, जो कि कहीं ना कहीं आपका सिमुलेटेड डिवाइस की तरफ नहीं जा रहा। फिर भी प्रिंटर की स्पेशल बात की जा रही, तो प्रिंटर के लिए मुझे नहीं लगता आप किसी ऑप्शन की तरफ जाओगे, क्योंकि प्रिंटर के लिए हमें प्रिंटर के साथ ही जाना पड़ेगा। ये हमारा डिवाइस, देखो प्रिंटर ड्राइवर हमारा डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आप सोच नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस की बात की जा रही है, यहाँ पर डिवाइस की बात की जा रही है और आप सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, तो ये अपोजिट बात है। ठीक है ना, आप अपोजिट बात कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन आपका डिवाइस की पूछ रहा है, तो डिवाइस में जाओगे तो प्रिंटर है। बाकी आप सोचते यूएसबी पोर्ट हो जाता है, और वीडियो हमारा मॉनिटर होता है, जो कि प्रिंटिंग के लिए काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द करेक्ट प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी प्रिंटेड, ठीक है, MS Word नीड टू नो सम डिटेल अबाउट द पेपर यू आर समथिंग ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के अलावा क्या आएगा? पेज का साइज आएगा सर, पेज का साइज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो मेन उद्देश्य हमारा ओरिएंटेशन और साइज की तरफ जाता है, बाकी कलर और ब्रेक की हम कोई बात नहीं करते। काफी हद तक आप मार्जिन, लेकिन मार्जिन को अंदर जाके हम सेटिंग कर सकते हैं, और जो हम प्रीव्यू के अंदर मेन जो काम है साइज और ओरिएंटेशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, चलिए, इनसाइड आ रहा है, इनसाइड मतलब मिरर की बात करता है, इनसाइड मिरर की बात करता है। मिरर इनसाइड में कितना चीज होता है? देखो, हम सभी को पता है कि अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल की और नैरो, दो मैंने याद करने के लिए बोले थे। नैरो आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये चारों के चारों 0.5 की बात करते हैं। नॉर्मल हमारा 1 इंच की बात करता है चारों, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी मार्जिन की बात करें तो उन सारे मार्जिन के लिए हमारा टॉप एंड बॉटम समान था, ठीक है ना। मिरर में जो चेंज होता है, मिरर मार्जिन में जो चेंज था वो सिर्फ इनसाइड यानी लेफ्ट मार्जिन में ही होता है, इनसाइड या लेफ्ट में ही होता है। और ये मार्जिन बढ़ता है, क्या बढ़ता है? बढ़ता है। तो बढ़ने पे कितना बढ़ता है सर? 1.5 बढ़ता है, 1.5, क्योंकि एक तो होता है, एक से बड़ा क्या होगा? 1.5। और ये दो है ना, दो हमारा वाइड स्क्रीन के लिए जाता है, दो हमारा वाइड स्क्रीन के लिए जाता है, ठीक है ना। ये हमारा जाता है किसके लिए? हमारा मॉडरेट के लिए जाता है, मॉडरेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे जाएं, MS वर्क कुड नॉट सेव डायरेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, मतलब MS एक्सेल की फाइल को हम किसमें सेव नहीं कर सकते। तो वेब पेज बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, PDF बिल्कुल, XML स्प्रेड, लेकिन JPG फाइल नहीं बना सकते, ना तो वर्ड की फाइल ना ही एक्सेल की फाइल। दोनों में से इन दोनों में से किसी को भी हम वर्ड मतलब इमेज फाइल फॉर्मेट में क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, जबकि अगर आप पावर पॉइंट का यूज करो तो पावर पॉइंट की फाइल को आप JPG फाइल बना सकते हो, मतलब इमेज फाइल फॉर्मेट में आप PNG, JPG, TIFF आप कोई भी फाइल बना सकते हो, एनिमेटेड भी बना सकते हो, चॉइस आपकी अवेलेबल होती है, कोई भी कर सकते हैं। आगे, पिवट टेबल में डैश की मदद से हम केवल एक आइटम का सिलेक्शन करने की बजाय कई आइटम का चयन कर सकते हैं, मतलब एक आइटम का सिलेक्शन नहीं करना, मल्टीपल का करना है। देखो, पिवट टेबल के अंदर जो सबसे मेन था ना, सबसे मेन पिवट टेबल की डेफिनेशन और कहां पे अवेलेबल होता है। दूसरा, पिवट टेबल जब हम क्रिएट करते थे तो हमारे पास कितने फील्ड आते थे सर? 4 आते थे। कौन कौन से सर? रो, कॉलम, फिल्टर और वैल्यूज, 4 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर रो एंड कॉलम की बात करें तो रो, जैसे कौन सी हेडिंग हमें रो वाइज दिखानी, कौन सी कॉलम वाइज दिखानी, इस बात की बात है। वैल्यूज में हमेशा नंबर वैल्यू को हम रखते थे, और इसी वैल्यूज वाले फील्ड में हमारे पास
पजल लगता था। बाकी बचा एक फिल्टर। फिल्टर के अंदर क्या होता है सर, फिल्टर के अंदर मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट करते हैं, यानी अपनी चॉइस के आधार पर हम उसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट होता है, मल्टीपल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फिल्टर फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा। बाकी ऑप्शन आप आराम से किसी के साथ जा नहीं सकते थे। यदि आप एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को प्रिंट करते समय पेज का ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं, यानी प्रिंटिंग के समय बदलना चाहते हो, तो कैसे करोगे? देखो आप सभी को पता है कि सब में फाइल टैब है, सब में प्रिंटिंग कमांड है। देखो मार्जिन से तो करोगे नहीं, पेज सोर्स से करोगे नहीं, पेज साइज से करोगे नहीं, सिर्फ क्योंकि ओरिएंटेशन करना है तो ओरिएंटेशन कमांड पर एक्सेस करना ही होगा, तभी आपका ओरिएंटेशन चेंज होगा। पेज साइज चेंज करना है तो पेज साइज कमांड पे जाना होगा ना, आप ओरिएंटेशन पे जाके पेज साइज को चेंज कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन काफी आसान था। चलिए रघु कागज का मतलब पेज साइज को चेंज करना चाहता है, पेज साइज को, तो वो किस टैब में पेज साइज को एक्सेस करेगा? देखो यहाँ पर और भी कमांड लिखी है कि सबसे पहले पेज सेटअप में जाए, तो पेज सेटअप हमारा कहाँ होता है सर? लेआउट टैब में अवेलेबल है। तो लेआउट टैब में तो यानी ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, बाकी ऑप्शन आप आराम से नेग्लेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए निम्न से वो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है दो नेटवर्क को जोड़ने का एक पाथ डिफाइन कर दिया जो कि विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क के मॉडल्स पर जो हमारे नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो दैट इज गेटवे। गेटवे वो हमारा जो मतलब नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमारे दो मॉडल दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन वो डिफरेंट हो कनेक्ट कर देगा। आगे वीडियोग्राफिक एरे यानी वीजीए जो पोर्ट होता है, वीजीए में हमारे पास कितने होल अवेलेबल होते हैं? जो वीडियोग्राफिक एरे पढ़ा था जिससे हमारा मॉनिटर कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर कितने होल अवेलेबल होते हैं सर? 15 होल अवेलेबल थे। ठीक है आगे मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू, यानी वह मेमोरी यूनिट जो हमारे सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, वो मेमोरी कौन सी है? कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी, मेन देखो बैकअप और ऑक्सिलरी दोनों नहीं होगी, क्योंकि दोनों केस में सेकेंडरी मेमोरी के साथ जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी हमारा डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं करती, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीयू यहां पर था, सीपीयू के पास रजिस्टर था, ये रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, कैश के बाद मेन, और मेन के बाद सेकेंडरी मेमोरी। अगर कोई सेकेंडरी मेमोरी से डेटा चाहिए तो पहले मेन में आता है, मेन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है हमारा सीपीयू, तो मेन ही करेक्ट होगा। भले ही आपका कैश मेमोरी अवेलेबल थे, कैश मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी होती है जो कि हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है, क्योंकि वो बोला जाए कि मतलब लोडिंग के लिए बफरिंग की तरह काम करती है, जैसे बफर मेमोरी की तरह। कोई भी डेटा अगर मेन मेमोरी पर नहीं हो रहा है, जैसे रिसेंटली यूज करना, तो वो तुरंत कैश मेमोरी में चला जाता है। लेजर के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, तो लेजर कैन प्रिंट द मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, फास्ट स्पीड है, ये बात सही है। सपोर्ट द फॉन्ट साइज, ये बात भी सही है। लेजर लाइट डॉट द कैरेक्टर ऑन द पेज, एक वर्ड एक पृष्ठ पर वर्ड बनाने के लिए डॉट लेजर ओनली, देखो लेजर का उपयोग करते ही बात सही है, दोनों ऑप्शन गलत। एक बार में कई कॉपी नहीं, एक बार में एक ही कॉपी निकलेगी भाई, एक बार में एक ही कॉपी निकलेगी, तो ये गलत है, यही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार में बहुत सारी कॉपीज निकाल देगा नहीं, एक बार में एक ही कॉपी निकलेगी, तो ये हमारा लेजर प्रिंटर के संबंध में सही स्टेटमेंट नहीं है। आगे जाओ नेक्स्ट, यूटिलिटी को कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर करने की लिस्ट है, मतलब ऐसा यूटिलिटी की लिस्ट रिप्रेजेंट करता है जो कि कॉन्फ़िगर और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर सॉरी कंट्रोल पैनल ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये कंट्रोल पैनल ही हमारे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की परमिशन देता है। चलिए डैश सीपीयू में प्रयोग होने वाली हाई स्पीड डिवाइस, ठीक है, जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। देखो सीपीयू के पार्ट की बात करोगे तो ऑक्सिलरी होता नहीं है, एएलयू सीयू रजिस्टर्ड होता है। और अगर हम स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज की, तो स्टोरेज करने के लिए जो स्टोरेज यूनिट हमारा रजिस्टर्ड ही होता है, जो कि सीपीयू का पार्ट है। तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी ऑप्शन के साथ आप जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहली बात कंपोनेंट, तो कंपोनेंट 3 निकले,
और उन कंपोनेंट में जो स्टोरेज का काम करता वो रजिस्टर था, तो ऑटोमेटिक आंसर है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क हम किसे कहते हैं सर? एसएसडी को कहते हैं। एसएसडी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर अक्सर वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई दे, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर नजर आता है, जो कि मैलवेयर है। अच्छा सॉफ्टवेयर नजर आए तो सर हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है। कैसा होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है। चलिए, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या है ये? तो अच्छा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल भी, इस क्वेश्चन को अच्छा स्टार कर लेना, क्योंकि इस प्रकार का प्रैक्टिकल जो फाइल टाइप से रिलेटेड, खासकर प्रिंटिंग कमांड से क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर आने की उम्मीद है भाई। ठीक है, क्या है? यानी केवल स्पेसिफिक पेज नंबर को चुनना है प्रिंटिंग सेटिंग के अंदर, तो आप किस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे? तो सर कस्टम प्रिंट का करना है ना, क्योंकि प्रिंट ऑल में सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे, करंट में करंट होगा, प्रिंट सिलेक्शन से सिलेक्टेड होगा। यहाँ पर डिफॉल्ट तो नहीं पूछी जा रही, नहीं डिफॉल्ट नहीं पूछी जा रही, आपको कस्टम तरीके से बताना है कि कौन हमें कोई स्पेसिफिक पेज नंबर, तो वो कस्टम प्रिंट होगा, क्योंकि कस्टम में ही हम सिर्फ स्पेसिफिक प्रिंटर पे जाते हैं, चाहे वो ऑड पेजेस हो, इवन हो, या फिर हमारे रैंडमली, जैसे 1 करना है, हमें 3 करना है, हमें 4 करना है, हमें 7 करना है, फिर हमें 9 से 14 करना है, तो ये कस्टम रेंज है। हम कस्टम रेंज लगाए तो कस्टम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। चलिए, जीमेल में नया मैसेज करना है, नया ईमेल करना है, तो उसके लिए कंपोज करते हैं। क्या करते हैं? कंपोज लेबल होता है जहां से नया ईमेल होता है। यस। किस कंप्यूटर पीढ़ी में पहली बार ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी? सर सेकंड में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, और फोर्थ में प्रोसेसर, जिसे VLSI कहते हैं। ठीक है, चलिए, एलपीटी किसे कहते हैं? एलपीटी यानी एलपीटी, लाइन प्रिंटर टर्मिनल, तो ये हमारा पैरेलल पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि प्रिंटर पोर्ट बोला जाता है इसे, प्रिंटर। तो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की। देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हो तो ऐसा नहीं है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा था, हाँ सर सुनना, ये चीज पहला क्वेश्चन देखा, अगर आपको आ रहा 1% की गड़बड़ है ना, 1% भी, तो तुरंत इसे मार्क रिव्यू करो, तुरंत मार्क रिव्यू, सोचो मत। दूसरा अगर नहीं आ रहा मार्क रिव्यू, तीसरा नहीं आ रहा मार्क, छोड़ो तो सही। यानी अगर आप मार्क रिव्यू करोगे तो आपको खुद डिफाइन हो जाएगा कि मेरे अगर ज्यादा क्वेश्चन छूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ पहली साइकिल में, यानी मेरी तैयारी ठीक ठाक है। ठीक है ना, बाकी रिजल्ट के सबमिट से है तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए, तो पैसेज ना करते हो हम सीधा करते हैं किसकी बात? हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखो आपको अगर मैथ्स नहीं आता, तो मैथ्स नहीं आता तो मैं मॉक टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन कराऊं, जितने भी कराऊं, उन सबका सॉल्यूशन तो आपको मिनिमम रूप से देखना है, और सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फ्रैक्शन से हो, परसेंटेज से हो, वो सारे क्वेश्चन आपको पूरा 6 मिनट दे दो उनमें और हो जाएंगे। प्रयास तो करो एक बार। और अगर आप मॉक टेस्ट से प्रयास करना स्टार्ट, काफी स्टूडेंट में देख रहा हूं कि वो मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से मैथ और रीजनिंग के पार्ट को छोड़ के जाओगे तो 52 कंप्यूटर को अटेंड कर रहे हो तो आपके माइंड में 52 ही रहेगा, जबकि एग्जाम वही है ना कि अगर आप नेट पे प्रैक्टिस 2020 की करके जाओ और आप खेल टेस्ट मैच रहे हो तो आप कैसे लंबी पारी खेल सकते हो? उम्मीद ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, और टेस्ट पे करके जा रहे हो 20 की कर सकते हैं, ये आपने देखा होगा। जो रनिंग जो मतलब रनिंग करते हैं जो लोग, मतलब जो दौड़ लगाते हैं, आपने देखा होगा अगर उनकी एग्जाम जो रनिंग फिजिकल होता है वहां पे 100 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर नहीं 1600 मीटर की अगर कोई रेस मांगी जाती है तो 5 किलोमीटर की तैयारी करते हैं या 2 किलोमीटर की, वो कभी 1000 मीटर की तैयारी नहीं करते। अगर 800 मांगी जाती है तो वो 1 किलोमीटर की तैयारी करते। क्यों? क्योंकि ज्यादा की करते। आपने सुना भी होगा, कुछ लोग कहते भी हैं कि पीएससी की तैयारी करो तो ऐसा ही तो निकल ही जाएगा, ऐसा ही कर लो तो कांस्टेबल तो निकल ही जाएगा। तो वही कहानी है कि हायर करोगे तो लो तो हो ही जाएगा।
लेकिन प्रैक्टिस उसकी भी करनी होती, तभी वो एक्यूरेसी डिफाइन होगी। अभी तो हम ऐसा सोचते हैं कि इतना कर लोगे तो इतना तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। अब 1681, 1600 देखो, 1600 हमें पता है 1600 किसका होता है सर, 1600 हमारा 40 का स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। अब यूनिट डिजिट 1 है, अगर हम 40 से आगे जाएं, जैसे 40 से आगे अगर मैं 41 जाता हूं, तो 41 का जो स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका 1 होता है। अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 का यूनिट डिजिट सर 4 होता है, और 43 की बात करूं तो यूनिट डिजिट सर हमारा 9 होता है। 44 की बात करें तो यूनिट डिजिट हमारा 6 होता है। 45 की बात करें सबको पता है 5 होता है। एक ही यूनिट डिजिट हमारा जो है 1, वो हमारा 41 में है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 का स्क्वायर रूट प्लस ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है ना, ये 41 का स्क्वायर है, तो 41 का स्क्वायर है यानी 41 बाहर आएगा, ठीक है। 41 बाहर आया तो टोटल अंदर हुआ 49। आप सभी को पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है सर 7 का होता है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, सिर्फ आपको एक चीज समझनी थी कि 1681 होता वो 41 का स्क्वायर होता, बस 41 यहां से निकल आएगा, 8 ऐड हो जाएगा तो 49। 49 जो स्क्वायर रूट होता है, जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो हमारा 7 का होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। आगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो 9 की पावर 3 लिखा है, यहाँ पर देख रहे हैं सारे 3 में आपको 3 की पावर पूछा गया, 3 की पावर, तो क्यों ना सबको मैं 3 में ही कर दूं। अगर मैं 9 की पावर 3 लिखा है, अगर मैं 9 की पावर को ऐसे लिखूं, देखो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। पहले मैंने यहाँ पर लिखा 9 की पावर 3, जो लिखा है पहले मैं उसी को लिख लेता हूँ। 81 की पावर 2, और ये डिवाइड में है तो मैं डिवाइड में लिख देता हूँ 27 की पावर 3 इक्वल में हमें 3 की पावर निकालना है कि 3 की पावर कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए हम इसे करते हैं। अब देखो ये 9 लिखा है तो 9 की पावर, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या फिर यहाँ पे नहीं लिखते, मैं नीचे लिखता हूँ। देखो 9 को, इस 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 में अगर 3 की पावर 2 लिख दें, मतलब 3 की पावर 2 लिख दें तो 9 ही हो जाता है, तो इसकी पावर होल 3 रहेगा। बाकी 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 81 ही होता है, तो इसकी ऊपर पावर 2 होगा, ठीक है। डिवाइड में 29 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, इसकी होल पावर 3 रहेगा। अब देखो ये, इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे पास इतना ही है। अब अगर आगे जाओगे आप, आगे जगह जैसे आगे गए तो देखो पावर के ऊपर पावर है तो सबका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। आगे जाओ, अब देखो 4 और 2 इनका मल्टीप्लाई होगा तो सर 8 आएगा। नीचे 3 का पावर है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 तरफ 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके इक्वल टू में 3 की पावर एक क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। अब देखो, देखो यहाँ पर है 3 की पावर 9, यहाँ पर है 3 की पावर 9। अगर इनको पूरा समराइज करोगे, पूरा समराइज, तो कैसे आएगा, यानी 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 8 माइनस का 9। क्यों, क्योंकि डिवाइड में 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसके ऊपर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है, अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूं तो 6 प्लस 8 माइनस का 9, बस यहां से आप निकाल लीजिए। माइनस क्या होगा सर, 5 आएगा। क्या आएगा सर, 5 आएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। देखो फिर भी आपको ये वाला टफ, देखो जब आधार बराबर होते हैं, ये आधार है, ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर भी 3 की पावर 6 है, ये भी 3 की पावर 8 है, ये 3 की पावर है, तो सारे 3 की पावर में एक ही 3 पर ले लें, क्योंकि 3 अलग लिखने से क्या फायदा, क्योंकि जो प्लस में है प्लस कर दो, माइनस माइनस कर दो, मैंने सबको लिख लिया सेपरेट। तो करोगे, देखो यहां से जाओगे तो माइनस को पहले, अगर इसको ऐड करना है तो 14 हो जाएगा, 14 में से -9 करो तो 5 आएगा, जैसे भी करोगे तो 5 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ठीक है। चलो आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, जिनको मैथ्स नहीं आता उनके लिए टफ है, लेकिन मिनिमम रूप से आपको आंसर तो देख के जाना ही होगा, क्योंकि मैं सारे वही क्वेश्चन कराता हूं जिनका रिपीट का चांस रहता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, आयत का जो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, सबको पता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे 39.6 मीटर परिधि वाले
वर्ग सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है ये वाला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी ये दोनों बराबर है। लेकिन ये जो वृत्त है ना उसको परिधि दी है, परिधि क्या होती है सर, 2 पाई आर दिया है, 9.6 दिया हुआ है, ठीक है। आयत की चौड़ाई भी दी है, यानी कहने का मतलब है लंबाई हमें निकालना है, लंबाई हमें निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई हमारी 4.5 दी हुई है, और पाई हमें पता है सर 22/7 होता है, यानी आर की वैल्यू अगर मिल जाए, हमें आर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाए तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा देंगे 2 टाइम। आर की वैल्यू कहां से मिलेगी, आर की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इंटू पाई बराबर क्या होता है सर 22/7 होता है, आर यहां से मिल जाएगा। अब मिल गया, अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी और कुछ नहीं। आर इक्वल्स टू में आपको क्या मिल जाएगा सर, 39.6 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे आ जाएंगे। अब इन्हें कैंसल आउट करना है। अब ये तो कैलकुलेशन अभी कर लीजिएगा आराम से। देखो इस जीरो से हटा के मैं एक पॉइंट से एक जीरो ले आता हूँ नीचे, ठीक है। बाकी आप कैंसिल आउट करो तो 11 से इसे कैंसिल आउट करो, 11 से मैं इसे करूंगा तो 2 आएगा, 11 से करोगे तो ये 3 आया, और बाकी 6 36। अब 4 चौक 4 हुआ तो ये 9 आ जाता है, 9 इंटू 7 यानी 63 डिवाइड बाई 10 आ गई। आर की जो वैल्यू आ गई ना 63 आ गई, 63 डिवाइड बाई 10। अगर इसे पॉइंट में करना चाहो तो 6.3 हो जाएगा, लेकिन मैं पॉइंट में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 63 डिवाइड बाई 10 और डबल होगा तो 63 डिवाइड बाई 10, क्योंकि आर की वैल्यू ये मिल गई और आर स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट हो जाएगी। अब आपकी सिंपल एल की वैल्यू निकालनी है, जो कि काफी आसान है। अब आपको करना क्या, देखो लंबाई बराबर क्या है 22/7 डिवाइड में 63 डिवाइड बाई 10। मैंने ये कैंसल आउट नहीं किया, अदरवाइज मैं कैंसल आउट भी कर सकता था, बट मुझे करने की जरूरत नहीं। ये अब ये यहाँ पर है, ऊपर तो डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा 4.6 4.5 तो यहाँ से देखो इस पॉइंट को हटा के मैं ऊपर जीरो बढ़ा सकता हूँ, तो इस जीरो से ये 10 कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने बढ़ाया, ठीक है। अब करना है आपको सिंपल सा कैंसल आउट, कुछ नहीं करना, कैंसिल ही करनी है। कैसे करोगे वो सुन लो। चलिए देखो, अगर मैं 9 से इसे कैंसिल आउट करूं तो 5 बार जाएगा, 9×5 45 होता है। 9 से ये 7 बार जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, देखो 10 नीचे बचा है और 5 बचा है, ऊपर क्या बचा है 22 बचा है और ये बचा है, ठीक है। तो और कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे करना है, नहीं करना, ऊपर क्या बचा है, यानी 22 इंटू 63 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 5। अब 5 से और कैंसिल आउट कर दो, 5 से कैंसिल आउट करके 5 से जब कैंसिल आउट करोगे तो 5 से कैंसिल, जैसे मैं 63 को कैंसिल आउट कर देता हूं तो मुझे मेरे पास क्या आएगा, देखो डिवाइड में 10 रखूंगा। डिवाइड में मैंने 10 क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी नंबर में 10 का डिवाइड देता हूं तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है, इसीलिए मैंने 10 से, मैं आर की वैल्यू मैंने निकाली थी ना, ये 63 डिवाइड बाई 10, तो इसी को मैं 6.3 लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे डिवाइड में 10 का फाइल आएगा तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 5 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 बचा 1, 5 तो 10 12 बचा 1, तो फिर कितना होगा, फिर बचेगा 3 यानी 6, तो 12.6 आएगा। तो 12.6 का मल्टीप्लाई अगर हम 22 में कर दें और डिवाइड 10 कर दें तो काम हो जाएगा। सिर्फ 22 का 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको 22 मल्टीप्लाई 12.6 करना है, और जो भी आए उसमें एक पॉइंट से पहले, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आए कंफर्म, एक में ऑलरेडी है, एक 10 का डिवाइड होके आ जाएगा। एक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं।
60 मीटर परिमाप वाले वर्ग का फर्श। देखो आप सभी को पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। यानी अगर ये चारों भुजाओं का मतलब 4a की वैल्यू है हमारे पास 60, तो यानी भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 15 आ गई, ठीक है ना, 15 आ गई। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यदि फर्श की लागत 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श की लागत क्या होगी। तो फर्श की लागत, अब फर्श कितना है तो फर्श का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होगा सर, स्क्वायर का एरिया होगा भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है सर 15, यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा सर 225। अब 225 स्क्वायर मीटर है, हमारा स्क्वायर मीटर है, ये फर्श आ गया, ये फर्श आ गया। अब एक स्क्वायर मीटर का वैल्यू पता है और एक 225 का निकालना, सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ है ही नहीं। यानी क्या है, एक प्रति वर्ग मीटर की वैल्यू दी है 25 और आपको निकालनी कितनी की है 225 की। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया ही स्क्वायर मीटर में होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। बाकी कुछ देखोगे ना तो स्क्वायर मीटर में आपका कुछ होता नहीं है, तो आप इसी वर्ग मीटर के साथ जाओगे। तो ऑप्शन नंबर जो 25 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये कंफर्म है। तो ना तो ये होगा ना ये होगा, इन दोनों में से होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना, 225 में सिर्फ 25 का कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 60, ये तो काफी आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी। यही वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में कम से कम 2 तो आते ही हैं और उन स्टूडेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड है जिनको मैथ्स नहीं आता है, ठीक है, उनको तो ये करनी का। देखो अच्छी बात है कि इसमें एग्जैक्ट नहीं पूछा। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर 133.008 लिखा है, इसे मैं 133 लिख सकता हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं लिखना, अप्रॉक्स लिखना है। 133 लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2.97 है, 2.97 है, मतलब समथिंग 3 के बराबर लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दीजिए। माइनस करो, अब यहाँ 111.82 है, क्या मैं इसे 112 लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि समथिंग है ना, प्लस। अब ये देखो 74 है, 0.313 है, तो इससे मैं 74 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 33 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा सर 99 होगा, 99, और 3 का करोगे तो यानी 300 होगा, तो यानी 399 समथिंग, 399 आएगा ये। तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, 399। तो इसे 400 में लिख दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, या 399 कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करना चाहो कर सकते हो। 399 ने एक्सेप्ट कर दिया जो था, माइनस का 112 प्लस का 74। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी 399 माइनस 112 प्लस का 74, तो क्या है, यानी 312 माइनस करना है किसमें से आपको सर 473 में से, 473 में से 312 को माइनस 112 को माइनस कर दो, सिर्फ 112 माइनस करना, क्या आएगा 1 6 और 3, यानी 361 आएगा। तो ऑप्शन 361 यानी अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स निकालना, पहले ही बोल रहा है क्वेश्चन। आगे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन ट्रिकी है, ये तो मुझे भी लगता है, ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लगा, नहीं टाइम तो लग, देखो टाइम इसीलिए लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन इन प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। चलिए एवरेज 80 वॉइस का एवरेज 50 है, तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप उससे करोगे अच्छी बात है। बाकी एवरेज की जितनी भी आपके पास ट्रिक हैं उनसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। ठीक है, चलो अब देखो एवरेज दिया है 15, टोटल नंबर कितनी है सर 80, तो सम ऑफ टोटल नंबर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो 15 120 यानी सम ऑफ टोटल नंबर 80 वॉइस का आपका 1200 आ जाता है, 1200 निकाल लिया आपने, 1200 आ गया। अब क्या दिया है, एवरेज एक ग्रुप है बॉयज का, 15 ग्रुप का जो बॉयज है उसका एवरेज है 16। तो जैसे हमने 80 बॉयज का सम निकाला था वैसे हम 15 बॉयज का निकाल लो और बाकी 25 का निकाल लो, दोनों को कर दो ऐड,
जो कि 40 वॉइस का होगा, 40 लड़कों का एवरेज होगा। अब पूछा जा रहा है कि रिमेन वॉइस का एवरेज कितना। अब 40 का एवरेज हमारे पास है, तो रिमेन जो सम ऑफ टोटल नंबर आएगा वो अगले 40 का होगा। क्यों? देखो 15 जो वॉइस है ना, 15 वॉइस का 16 है, यानी 16 डिवाइड में 15, और ये सम ऑफ टोटल नंबर 1 है, 1। ठीक है ना, यहाँ पे करो तो यहाँ पे करोगे तो ये सम ऑफ टोटल नंबर जो कि 15 वॉइस का आएगा वो 240 आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप 25 का निकालोगे तो 25 का निकालना है तो आपको कितना, 25 का सर 16 दिया है, 25 का कितना है, 14 है, सॉरी 14 है, 25 का निकालना है तो ये सम ऑफ टोटल नंबर दूसरे ग्रुप का है, तो ग्रुप 2 कर लेता हूं मैं। तो ग्रुप 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 25 है, 24 नहीं है, ये 24 नहीं 25 है। तो 25 का अगर आप करोगे 25 चौक 100 होगा 100, और 25 से कम 25, तो यानी 350 हो जाएगा सेकंड ग्रुप का, जिसमें 25 लोग व्यक्ति हैं। अब 25 व्यक्तियों 25 जो वॉइस है उनका सम मिल गया और हमें 15 का मिल गया। यानी अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें, यानी 240 में अगर मैं 350 को ऐड कर दूं, 350 को ऐड कर दूं तो ये सम ऑफ एज के सम ऑफ जो एज मिलेगा ना वो हमें 590 मिल जाएगा, जो कि 40 वॉइस का है। कितने का है? 40 का। यानी 40 का अगर मेरे पास ये सम ऑफ एज है तो 80 का ये है, तो यानी अगर इन 40 का निकाल दो 1200 में से तो जो रिमेन होगा वो अगला ग्रुप होगा जिसमें 40 है, वही पूछा है। यानी कक्षा में जो शेष लड़के उनका औसत क्या होगा। अब 40 का हमारे पास एज हमने 590 है, इसमें से माइनस करोगे तो 610 आएगा। अब ये 610 एज जो है ना टोटल वो 40 का है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल। अब देखो सम ऑफ एज कितना है हमारा टोटल, तो टोटल है 610 और एज जो लड़के हैं वो हमारे पास 40 हैं, बस कर दो डिवाइड, आपके पास आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा 15.25, जो कि करेक्ट आंसर है। आप करिएगा क्योंकि पहले दिन से ये सारी चीजें नहीं आती, थोड़ी प्रैक्टिस से आती हैं। चलिए अब रीजनिंग समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, कौन सा नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास जो कि हमारा 64 है। अब देखो 64 में क्या है कि करना कुछ नहीं है आपको, जब सिंप्लीफिकेशन जैसे रीजनिंग में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एनालॉजी है, और एनालॉजी अगर आप जो एनालिसिस नहीं, एनालॉजी की अगर मैं बात करूं, एनालॉजी की अगर मैं बात करूं तो एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप सोचो कि सीपीसीडी पढ़ रहे हो रीजनिंग में एनालॉजी को कंप्लीट कर जाओ तो ये मुश्किल है, क्योंकि एनालॉजी आपकी इंफॉर्मेशन पर ही, नॉलेज पर डिपेंड करती है, क्योंकि वहां पर टॉपिक फिक्स नहीं होती, कभी ज्योग्राफी से, कभी हमारी पॉलिटिकल से, कभी नंबर से, कभी साइंस से, डिफरेंट सब्जेक्ट में जंप कर जाता है, तो हर सब्जेक्ट में एवरेज वाला। ठीक है ना, देखो एवरेज में अब मैं पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 लड़कों की जो एज का एवरेज है वो 15 है, तो उन 80 में से 15 वॉइस का जो एवरेज है वो 16 है, 15 वॉइस का एवरेज 16 है, और अगले 15 का हमारे पास 14 एवरेज है। अब पूछा ये जा रहा है कि रिमेन का एवरेज क्या होगा। देखो 15 का उसी में से ये है और 25 का ये है, यानी 15 25 40 होगा, टोटल हमारे पास 80 है, तो यानी जो रिमेन बचेंगे वो 40 बचेंगे, ये बात कंफर्म है। अब यहां से अगर मैं निकालू तो देखो हमारे पास टोटल वॉइस है, एवरेज भी है, तो एज ग्रुप निकाल सकते हैं कि टोटल एज कितनी है सबकी, तो वहां पर एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल। तो यहां से आपके जो 80 वॉइस है उनका एज मिल जाएगा जो कि 1200 होगा। तो जैसे हमने एज 80 वॉइस का सम ऑफ एज निकाला, वैसे हम 15 वाले ग्रुप का भी निकाल सकते हैं, 25 का भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाला 15 का निकला था 240 और 25 का निकला था 350। इन सबको, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एज आएगा टोटल वो 40 का आएगा। अब आपके पास देखो 80 वॉइस का टोटल एज है और 40 का है, ठीक है ना, तो अगर 80 में से आप 40 माइनस कर दोगे तो जो ग्रुप बचेगा, जो टोटल एज बचेगा वो रिमेन 40 का होगा। अब आपके पास देखो टोटल एज है 610
और रिमेन जो बॉयज है वो भी 40 है। हमारे पास एवरेज निकालना है, तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर, ये एवरेज अभी, एवरेज बराबर सम ऑफ टोटल नंबर जो कि 610 है और टोटल नंबर जो कि 40 है, डिवाइड करोगे तो 15.25 ही आएगा। कर लीजिएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 4 का 61 में डिवाइड करोगे तो 15 पॉइंट ही आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का पहला, आपको करना क्या है, जिस प्रकार से ये दोनों शब्द हमारे रिलेट करते हैं, जैसे रूट का संबंध जो फाउंडेशन से है, मतलब रूट मतलब क्या होती है, छत होती है, और नींव मतलब हमारा फर्श की तरफ, मतलब टॉप एंड बॉटम की बात की जा रही है। अगर इन दोनों वर्ड को देखेंगे तो इनका रिलेशन एक टॉप है एक बॉटम है। अब हमें उसी प्रकार से ऑप्शन को ढूंढना होगा जो इस प्रकार का रिलेशन रखता है। देखो पठार और समतल सेम होते हैं, भूसावास इसका कोई संबंध नहीं, पहाड़ी पहाड़ नहीं, हाँ पीक और वैली, हाँ ये सही है। पीक मतलब चोटी, वैली मतलब सबसे बॉटम में, तो ये भी शिखर और बॉटम की बात करता है। तो ये जो जो हमारा रिलेशन था वो फोर्थ ऑप्शन से मैच करता है। चलिए ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के तो उनको मैं बता दूं। इनका देखो एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। पहला कि ये जो वर्ड लिखे हुए थे, ये जो वर्ड लिखा है इसमें जो कैरेक्टर है उनसे करेक्ट वर्ड क्या बनेगा, उनसे का रीअरेंज करने पर आपको करेक्ट वर्ड क्या बनेगा। अब उन जो वर्ड बनेगा उसमें ऑड वन क्या होगा, यानी दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे, मतलब हमें दो क्वेश्चन निकालने होते हैं। पहला जो लेटर है उनसे करेक्ट वर्ड निकालना होता है, दूसरा करेक्ट वर्ड आने के बाद हमें ऑड वन फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले वर्ड में से आपको देखो ऑरेंज बनेगा, ऑरेंज, यहां से आपका डार्क बनेगा, यहां से आपका ग्रीन बनेगा, तो यहां से आपका रेड बनेगा। अगर आप देखें तो यहां से देखो अभी हमें क्या मिल गया, ये चारों नाम मिल गए जो करेक्ट है। अभी हमें ऑड वन आउट निकालना है, यानी तीन एक ग्रुप में जाएंगे एक अलग जाएगा। तो देखो ऑरेंज, ग्रीन और रेड ये कलर है, एक डार्क कलर का एक सैड होता है, डार्क कलर जो फैड लाइट, ये कोई कलर नहीं होते, कलर का बोला जाए कि सैडिंग मूड होते हैं जहां पर कलर को थोड़ा सा मतलब डिफाइन किया जाता है उनके टाइप पर नहीं, उनकी मतलब बोला जाए कि यूजेस के आधार पर देख सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट होगा क्योंकि ऑड यही है। आगे जाएं तो चार में से ऑड कौन सा है, चार में से ऑड कौन सा है, तो हमें पता है कि तीन एक कैटेगरी में जाते हैं बाकी एक कैटेगरी में जाता है। तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ठीक है, लेकिन क्यूबाइड, क्यूबाइड घनाभ, देखो बाकी अगर हम इन तीनों की बात करो ये 2D फिगर है, घनाभ हमारा 3D फिगर है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, यही हमारा अलग हो जाएगा। चलिए देखो स्याही कलम में है तो खून कहां पर है, खून, तो दान नहीं, दुर्घटना, डॉक्टर नहीं, खून नस में है, मतलब जो स्याही है वो कलम में होती है, कलम जब स्याही भरी होती है तो कलम चलता है ना, तो इसी प्रकार नस में हमारा खून दौड़ता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सीधा थर्ड ही होगा, सॉरी सेकंड होगा। बाकी सेफ का सिक्योर से है तो प्रोटेक्ट का मतलब, अब सेफ सिक्योर से प्रोटेक्ट का मतलब सीधा गार्ड से होगा, तो रक्षक होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, चांस है आने का, रिपीट भी में जाने का है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वहां पे दिया था, और मैंने चार क्वेश्चन दिए थे, चार में से दो एज इट इज आए थे विद ऑप्शन के साथ। तो उम्मीद है कि बाकी दो के आने के भी चांसेस हैं, तो एक ये है, बाकी आगे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल और स्क्वायर पूछा है, यानी देखो अभी तक जितने क्वेश्चन है वहां पे ट्राइंगल या स्क्वायर के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें हैं। तो आपको अच्छी बात यह पता है यहाँ पर ये, अगर आपको स्क्वायर काउंट करना आता है तो स्क्वायर कर लो, ट्राइंगल काउंट करना आता है ट्राइंगल सिंपल काउंट करिए। बाकी आपके पास रीजनिंग में जो मेथड आपने पढ़ा है ना, जो भी मेथड पढ़ा है आप उससे काफी टीचर्स इसका शॉर्टकट बताते हैं, तो वो अगर आपका है तो वो लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने ये शॉर्टकट बेसिस पे नहीं पढ़ा तो सिंपल काउंटिंग से कर लीजिए, वो भी अच्छा मेथड है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर कैसे करेंगे, देखो मैं स्क्वायर काउंट करता हूँ, एक बड़ा स्क्वायर है, देखो एक ये पूरा का पूरा हमारा एक बड़ा स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर ये हो गया, बाकी इसके अंदर एक स्क्वायर ये है, इसके अंदर एक स्क्वायर ये है,
इसके अंदर एक स्क्वायर ये है, इसके अंदर एक स्क्वायर ये है, तो टोटल ये 5 स्क्वायर हो जाते हैं। मतलब एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 और स्क्वायर है छोटे छोटे वाले, तो टोटल हमारे पास 5 स्क्वायर तो ये हो गए। ठीक है, अब मैं और स्क्वायर अगर ड्रॉ करूं तो वो भी मिल जाएगा। जैसे एक स्क्वायर हमारे पास ये है, एक स्क्वायर ये है, ये बड़ा हो गया, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर होंगे, इसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर होंगे। देखो एक स्क्वायर ये वाला हो गया, 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 तो यानी टोटल हमारे पास 10 स्क्वायर तो ये हो गए। मतलब 5 पहले वाले 5 ये वाले, बाकी इसके अलावा कोई स्क्वायर नहीं है। तो 10 स्क्वायर होंगे, ये कंफर्म है। तो 10 स्क्वायर होंगे तो ये कंफर्म है, तो यानी ट्राइंगल टोटल 44 होंगे। तो आप काउंटिंग कर लीजिएगा ट्राइंगल्स की, नहीं स्क्वायर के साथ जाओगे तो ये भी हो जाएगा। बट अगर आशा है शायद ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर नहीं पूछे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाकी सिंगल वे में, चाहे वो ट्राइंगल बेसिस पर हो चाहे वो रेक्टेंगल बेसिस पर हो, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, या तो आपको वहां रिवीजन वाली पीडीएफ में मिल जाएंगे या फिर मॉक टेस्ट में 1 बाय 1 हम प्रोवाइड करा देंगे। यानी इस प्रकार की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जाता है, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं शायद कोई क्वेश्चन जाए, तो उसको सेकंड साइकिल में रखो, बाद में जब समय मिलता है ना तब 1 बाय 1 काउंट करो। कैसे करो, ऐसे कर लीजिए, जैसे एक आपका ट्राइंगल ये हो जाता है, एक ऐसे करके काउंट करो। एक आपका ट्राइंगल ये हो जाता है तो 2, एक हो जाता है 3 4, फिर एक ये बड़ा हो जाता है, ये वाला बड़ा, तो ये 5, फिर एक ये बड़ा हो जाता है, एक ये बड़ा हो जाता है सर 6, एक ये बड़ा हो जाता है सर 7, एक ये बड़ा हो जाता है 8। मतलब हर एक फिगर में 8 है, मतलब इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, यानी 32 तो ये होगा, ये कंफर्म है। 32 ये होगा, कंफर्म है। ठीक है, 32 ये होगा, ना तो ये फिगर वाला होगा ना ये होगा। तो ऐसे तरीके होते हैं करने के। बाकी और ट्राइंगल कौन से होंगे, देखो 32 ये होगा क्योंकि 8 8 बन रहे हैं सब में, 8 8 बन रहे हैं सब में। ठीक है, बाकी आप काउंट करिए। तो देखो एक फिगर तो आपका ये वाला है, एक फिगर ये वाला बड़ा वाला, ठीक है ना, और एक ये वाला फिगर है, एक ये वाला फिगर है ये वाला, और एक ये वाला फिगर है ये। तो टोटल 4 तो ये हो गए, तो 32 और 4 36, 36 तो ये हो रहे हैं। तो यहां तक ऑप्शन पहुंच रहा है, लेकिन इसमें और भी फिगर है हमारे पास। और भी कैसे, जैसे अभी हमने ये बड़ा वाला देखा, इसके अलावा हम छोटे भी देख सकते हैं, इसके अलावा हम छोटे भी देख सकते हैं। कैसे भाई, ये देखो अभी हमने बड़ा देखा था, लेकिन अभी इसके अलावा ये ऑप्शन, ये भी एक फिगर है, ये भी एक फिगर है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो ये भी तो ट्राइंगल है हमारे पास। 4 ये हो जाते हैं, तो 36 यानी 4 कौन से जाते हैं, 40 हो गए टोटल। यानी ये ऑप्शन तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, तो डेफिनेट यही मानना होगा। तो बाकी और भी काउंट करोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। तो बस काउंटिंग करना आना चाहिए, काउंटिंग करोगे तो फिगर आपको नजर आ ही जाएंगे। बस काउंटिंग देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन करनी है। बाकी जीएस और पैसेज का प्रैक्टिस करना, क्योंकि जीएस में सिंपल सा फंडा एंड यस नो में जाना होता है, और जीएस में लगेगा तो मुझे बता देना। वैसे मैं जीएस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे एक स्पोर्ट का क्वेश्चन आना है, अगर आपको स्पोर्ट की अच्छी खासी नॉलेज है तो जहां जो भी सोर्स आपके पास है वो सोर्स से देख लेना। ठीक है ना, डेफिनेट आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से जहां पर आंदोलन पूछे जाएं। ठीक है ना, कुछ फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, क्रांति पूछी जाती है, और काफी बेसिस पर अगर आप देखो पॉलिटी के आर्टिकल भी पूछे जा रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन कभी 2 रख देते, कभी 1 रखते हैं, रखते जरूर है। ठीक है ना, ओलंपिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने मुझे लगते हैं वो सारे मॉक टेस्ट में दे दूंगा। बाकी जितनी जीएस की नॉलेज है आपकी वो उस पर डिपेंड करेगी। 6 क्वेश्चन के लिए मैं जीएस नहीं कराऊंगा, और आप भी जानते हो कि 6 क्वेश्चन के लिए जीएस कराना बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। चलिए तो इस टेस्ट के सॉल्यूशन में इतना ही करते हैं। बाकी जो भी अपडेट है, बाकी के जो टेस्ट हैं उनका अपडेट भी आपको व्हाट्सएप में या फिर आपके बैच में जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा। और बाकी